morning students. Welcome to CTC ऑनलाइन क्लासेज। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं नगद के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल के लिए अंशों का निर्गमन। ये टॉपिक आपका लास्ट टॉपिक रहेगा इस चैप्टर का। इससे पहले मैंने पढ़ा था, समझाया था, जब कंपनी को नगद रुपयों की ज़रूरत पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है, तो वो अपने अंशों का निर्गमन करती है। नगद के लिए अंशों का निर्गमन मैंने पीछे पढ़ा था। और वो पैसा कंपनी एक मुश्त में प्राप्त करती है या किस्तों में प्राप्त करती है। एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी, फर्स्ट कॉल मनी, सेकेंड कॉल मनी। परंतु आज हम ठीक उसका अपोजिट पढ़ने जा रहे हैं। कंपनी को नगद पैसों की ज़रूरत नहीं है। कंपनी जब अपने अंशों का निर्गमन करती है तो उसे नगद नहीं प्राप्त होता है। नगद के अलावा अन्य कोई प्रतिफल प्राप्त होता है, अन्य कोई वस्तु प्राप्त होता है, कोई संपत्ति प्राप्त होता है नगद के बदले में। यही टॉपिक है अंशों का निर्गमन नगद के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल के लिए। तो इस तरह के निर्गमन कंपनी दो तरह से कर सकती है। पहला, विक्रेता को अंशों का निर्गमन, और दूसरा प्रवर्तकों को अंशों का निर्गमन। आप बोर्ड पर देख रहे होंगे, विक्रेता को अंशों का निर्गमन, प्रवर्तकों को अंशों का निर्गमन। इस तरह से दो निर्गमन कंपनी करती है। तो सबसे पहले चलिए विक्रेता को अंशों का निर्गमन। तो जब कंपनी कोई संपत्ति खरीदती है, और इसके बदले में विक्रेता को उस संपत्ति का कॉस्ट मूल्य न दे करके अंश दे देती है, अंश का निर्गमन करती है, तो इस स्थिति में कंपनी को अंश निर्गमन करने पर नगद नहीं प्राप्त होता है, संपत्ति प्राप्त होता है उसके बदले में। इसलिए इसको नगद के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल मतलब संपत्ति के लिए अंशों का निर्गमन कहा जाता है। तो इस तरह का निर्गमन तीन तरह से होगा। या तो सममूल्य पर कंपनी अंशों का निर्गमन करेगी विक्रेता को, या तो प्रीमियम पर निर्गमन करेगी, या तो छूट पर निर्गमन करेगी। तो इस टॉपिक में सबसे मेन अहम बात ये है कि इसमें कितने अंश निर्गमन करेगी कंपनी, ये समझना है। कितना अंशों का निर्गमन कंपनी कर रही है। कंपनी कोई संपत्ति खरीदती है तो उसके बदले में अंश निर्गमन करेगी, उस विक्रेता को अंश देगी, नगद पैसा ना दे करके उसको अंश देगी। तो अंश कितना देगी? जैसे 4 लाख का संपत्ति खरीदा कंपनी ने, तो 4 लाख के कीमत के बराबर वो अंश देगी अगला को, विक्रेता को। तो कितना अंश देगी? 4 लाख तो परचेज प्राइस हुआ, कंसिडरेशन हुआ। नंबर ऑफ शेयर, अंश कितना देगी उसको, कितने रुपए वाले अंश कितना देगी, कितना इश्यू करेगी उसको। तो यहाँ पे एक सूत्र है, फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को समझिए। जब कंपनी अंशों का निर्गमन सममूल्य पर कर रही हो, मतलब जितने कीमत का अंश है उतना ही रुपया उसको दे रही है, उतना ही रुपया पर अंश निर्गमन कर रही है, तो सूत्र है नंबर ऑफ इशूड शेयर। नंबर ऑफ इशूड शेयर मतलब निर्गमित अंशों की संख्या बराबर परचेज प्राइस। विक्रेता का जो संपत्ति का जो कीमत होगा परचेज प्राइस, वो परचेज प्राइस ले लेंगे, उसमें डिवाइड कर देंगे, भाग लगा देंगे फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स, अंशों के अंकित मूल्य से, तो आपका अंशों की संख्या निकल के आ जाएगा। सपोज दैट 40,000 का कोई संपत्ति खरीदा कंपनी ने, मशीन खरीदा, संपत्ति का नाम यहाँ पे ले लेते हैं मशीन। 40,000 कीमत का, कॉस्ट का मशीन खरीदा।
इसके बदले में कंपनी ने उस विक्रेता को 40,000 रुपया नगद न दे करके 4,000 अंश दे दिया, 10 रुपये प्रत्येक कीमत वाली। तो 4,000 गुने 10, उस टोटल अंश का वैल्यूएशन 40,000 हो गया। तो विक्रेता को नगद पैसा न दे करके कंपनी उसको अंश दे दी, 4,000 अंश। तो यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर 4,000, चूंकि यहाँ पे दिया हुआ था, स्पष्ट हम बोल रहे हैं 4,000 अंश दी 10 रुपये वाली। बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन है, 4,000 गुने 10, 40,000। लेकिन अगर ये कह दे प्रश्न, जो कंपनी ने 40,000 कीमत का मशीन खरीदा और उसको 10 रुपये वाले अंश निर्गमन किया सममूल्य पर। अब यहाँ पे आ गया ना पॉइंट, 10 रुपये वाले अंश सममूल्य पर निर्गमन हुआ, तो कितना अंश निर्गमन हुआ, उस विक्रेता को कंपनी कितना अंश दे रही है? तो सिंपल सी बात है, परचेज प्राइस 40,000 है, अंश का अंकित मूल्य फेस वैल्यू 10 रुपये वाला है, तो 40,000 में 10 से डिवाइड लगा दीजिए। वही फॉर्मूला है आपका, नंबर ऑफ इशूड शेयर 40,000 भागा उस अंश का कीमत, प्रति अंश कीमत 10 रुपया। 40,000 भागा 10 आपका निकल गया 4,000 अंश। तो कंपनी उसको 4,000 अंश निर्गमन, मेन यही इसमें समझना है, कितना अंश निर्गमन कर रही है। अगर कंपनी उसको प्रीमियम पर अंश का निर्गमन कर रही हो, सपोज कंपनी ने 24,000 कीमत का कोई मशीन खरीदा और उसको 10 रुपये वाले अंश 2 रुपये प्रति अंश प्रीमियम पर निर्गमन किया। देखिए, मशीन खरीदा 24,000 का, तो सिंपल सी बात है, परचेज प्राइस आपका मशीन का 24,000 होगा। उसको कितना अंश दे रही है, अंश कितना दे रही है वो नहीं कह रहा है, नंबर ऑफ शेयर नहीं है, लेकिन उस शेयर का फेस वैल्यू है 10 रुपये वाले शेयर उसको दे रही है 2 रुपये प्रीमियम पर। तो अब यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर, अंश कैसे हम पता करेंगे कितना अंश दिया? तो परचेज प्राइस 24,000 भागा फेस वैल्यू जोड़ प्रीमियम, मतलब फेस वैल्यू मतलब उस अंश का अंकित मूल्य, 10 जोड़ 2 12, तो 24,000 में 12 से भाग लगा दीजिए, तो 2,000 अंश निकल गया। 24,000 भागा 12, 12 दूना 24, तो 2,000 अंश उसको निर्गमन किया। आप देख लो 24,000 पूरा है कि नहीं पूरा, तो 2,000 अंश का अंकित मूल्य 10 रुपये के हिसाब से 20,000, 2,000 गुने 10 20,000, और 2,000 अंश का प्रति अंश प्रीमियम 2 रुपया, तो 2,000 गुने 2 4,000 रुपया, तो 20 और 4 उसका फेस वैल्यू 20,000 और प्रीमियम 4,000, दोनों मिला के परचेज प्राइस 24,000 पड़ गया। तो ये कंपनी का अंशों का निर्गमन प्रीमियम पर करना है। तीसरा है छूट पर निर्गमन, नंबर ऑफ इशूड शेयर एट डिस्काउंट। फिर वही समझिए, सपोज मान लीजिए कंपनी ने 18,000 का मशीन खरीदा, कितने का? 18,000 का, और उसको 10 रुपये वाला अंश दे रही है 1 रुपये की छूट पर, 1 रुपये की छूट पर। तो फॉर्मूला वही रहेगा, परचेज प्राइस डिवाइड कर दीजिएगा फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट। प्रीमियम की स्थिति में प्रीमियम जोड़ रहे थे, डिस्काउंट की स्थिति में यहाँ पे डिस्काउंट हटा दीजिएगा। तो फेस वैल्यू आपका 10 रुपया है और डिस्काउंट 1 रुपया छूट है, तो उसका कीमत हो गया 9 रुपया, 10 माइनस 1 9, तो 18,000 उसका परचेज प्राइस है, डिवाइड 9 कर दीजिएगा, 9 दूना 18,000। तो सिंपल सा फार्मूला है, कितने अंश कंपनी उसको दे रही है, अंशों की संख्या पता करने के लिए परचेज प्राइस में उस अंश के वैल्यू से डिवाइड लगा दीजिएगा। अगर सममूल्य पर है तो सममूल्य से भाग लगा दीजिएगा, प्रीमियम पर है तो
अंकित मूल्य में प्रीमियम जोड़ के डिवाइड लगाइएगा, अगर छूट पर है तो छूट घटा कर डिवाइड लगाइएगा। तो इस तरह से अंशों का ये निर्गमन हुआ। अब आइए उसका लेखा। लेखा क्या करेंगे? तो लेखा सिंपल सा लेखा है जो आप पहले से जानते हैं। कोई कंपनी कोई संपत्ति खरीदती है तो संपत्ति खरीदने का क्या एंट्री होता है? कंपनी के पास संपत्ति कम आ रहा है, संपत्ति इंक्रीज कर रहा है, तो एसेट्स अकाउंट डेबिट। किससे खरीदा? कोई विक्रेता से खरीदा, कोई दुकानदार से खरीदा, कोई महाजन से खरीदा, तो उस विक्रेता के नाम को क्रेडिट कर देंगे। ये विक्रेता उस कंपनी के लिए लायबिलिटी हो गया, दायित्व तो उधार खरीदा था तो उसको हम पेमेंट करना है। तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, संपत्ति खरीदने का एंट्री हो गया। बिंग एसेट्स परचेज कर देंगे। उसके बाद है संपत्ति तो खरीद लिया, अब कंपनी उसको संपत्ति खरीदने के बदले में उसको नगद पैसा नहीं दे रही है, नगद पैसा नहीं दे रही है, उसको उसके बदले अंश दे रही है, अंश का निर्गमन कर रही है। तो वेंडर को कर रही है, वेंडर पाने वाला है, तो वेंडर अकाउंट डेबिट और अंश निर्गमन कर रही है टू शेयर कैपिटल अकाउंट। समूह पर निर्गमन करेगी तो टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अगर प्रीमियम पर निर्गमन करेगी तो टू शेयर कैपिटल के साथ साथ टू सिक्योरिटीज प्रीमियम भी शेयर हो जाएगा। तो विक्रेता को जब अंश देगी कंपनी प्रीमियम पर तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। अगर छूट पर दे रही है तो छूट यहाँ पे डिस्काउंट को डेबिट कर देंगे। जब सिक्योरिटीज प्रीमियम को क्रेडिट किए थे तो डिस्काउंट को डेबिट कर देंगे। तो वेंडर अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो प्रीमियम को क्रेडिट और डिस्काउंट को डेबिट। तो ये एंट्री हुआ। दूसरा है प्रवर्तकों को अंशों का निर्गमन। प्रवर्तक कहने का मतलब कोई व्यक्ति कंपनी से उसके प्रबंधक मैनेजमेंट लेवल से जुड़ा रहता है, कोई डिसीजन वगैरह लेने में, मीटिंग लेने में देने में हेल्प करता है, या कोई नीति निर्धारण करने में हेल्प करता है। तो इस सब टाइप के व्यक्ति को प्रवर्तक कहा जाता है। और उसको उसके बदले में कंपनी अंश निर्गमन करती है, पूर्णदत्त अंश। तो ये कंपनी के लिए एक कॉस्ट हुआ, समामेलन कॉस्ट हुआ, इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट। तो जब कंपनी प्रवर्तकों को अंश का निर्गमन करती है तो सिर्फ एक लेखा करेंगे, इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट या गुडविल अकाउंट को डेबिट करेंगे और टू शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। तो जब कंपनी प्रवर्तकों का अंशों का निर्गमन करती है तो ध्यान में रखिएगा, एक ही एंट्री है, इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट, या नहीं तो गुडविल अकाउंट को डेबिट करेंगे और टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इस तरह से ये टॉपिक आपका आज ये खत्म हो रहा है। नगद के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल के लिए अंशों का निर्गमन। तो कंपनी मुख्य रूप से अंशों का निर्गमन इसी दो तरह से करती है। जब कंपनी को पैसे की जरूरत पड़ती है, नगद चाहिए, तो वो अंश निर्गमन करती है। और दूसरी, जब कंपनी को पैसे नहीं चाहिए, नगद के अलावा अन्य कोई दूसरा चीज़ चाहिए, दूसरा चीज़ में संपत्ति चाहिए या कोई सेवा सर्विस चाहिए, तो कंपनी वैसे व्यक्ति को, वेंडर को अंश निर्गमन करती है। तो यही दो टॉपिक है। ये दो टॉपिक इस चैप्टर में आपके अंशों के निर्गमन में मैंने आज क्लियर कर दिया। उम्मीद करते हैं कि आपको ये टॉपिक आपको पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। तो अगर ये टॉपिक समझ में आई होगी तो हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर रहे होंगे और लाइक जरूर कर रहे होंगे।